हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको R15 के बारे में 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों आपको आज के रेट में R15 लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको RS200 के साथ इसका कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि RS200 के साथ ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, मतलब उसके कंपैरिजन में कहाँ पे खड़ी होती है। 5 पॉइंट्स उसके साथ भी ऐड करेंगे हम कि इस बाइक का सिटी राइड रिव्यू कैसा रहेगा, ये बाइक जब आप चलाइएगा तो आपको किस तरह का माइलेज देगी, रेसिंग परफॉर्मेंस में आज के रेट में BS6 में ये बाइक कैसी आपको परफॉर्मेंस देती है, और जब आप एक पिलियन को बैठा लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा कंफर्ट हो पाता है। मेरा हाइट 5.6 इंच है, तो एज अ 5.6 इंच आप इस बाइक को कैसा प्रेफरेंस दे सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा शुरुआत होता है कि हम इसको राइड करते हुए आपको पहले हम इसका सिटी राइड रिव्यू बताएं। तो ये हल्का सा सिटी है जहां पे हम एक राइड रिव्यू करेंगे जिसमें हम एक आदमी को अपने पीछे यानी बैक सीट पे बैठाएंगे और देखेंगे कि एज अ 5.6 इंच अगर मैं देखूं तो मेरा पैर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है ज़मीन पे अच्छे से, दोनों पैर फ्लैट नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं बैलेंस इसको अच्छा खासा कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मेरे साथ एक और आदमी यहाँ पे बैठ चुका है। उसके बाद मैं अपने अगर बैलेंस की बात करूँ तो बिल्कुल इसका जो सीट है, क्योंकि इसमें यूनिट लिंक सॉक जो रियर सॉक एब्जॉर्बर आपको मिलता है, उसके कारण जो इसका सीट है वो बहुत जल्दी धंस जाता है, जिसके कारण आप आराम से इसमें एज अ 5.6 इंच इसको रेसिंग टाइप, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें झुकना पड़ता है बाइक में, ये चीज़ आपको पता होगा। अब इसको हम चलाने के बाद आपको बताते हैं कि कैसी चलती है। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस बाइक पे, तो आपको थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता है इस बाइक के पे, और पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है जितना नॉर्मली होना चाहिए उन्हें। तो वो एक दिक्कत ज़रूर रहती है यहाँ पे, जब भी आप R15 के मतलब बाइक के साथ चलते हैं तो उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। आप इस बाइक को उनके साथ तेज़ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, ये बाइक जो है पीछे वाले को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती है सिटिंग पोजीशन में। तो जब भी आप R15 चलाते हैं तो सिर्फ ड्राइवर ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, पीछे रियर सीट पे जो बैठता है वो बंदा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर हम R15 को अगर लॉन्ग रूट में एज अ 5.6 इंच चलाएँ तो अगर मैं इस तरह से हाथ पकड़ता हूँ तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मैं लॉन्ग रूट्स में भी इसको लेके जा सकता हूँ। उसके अलावा भी हम पॉइंट्स की जिक्र करेंगे, जैसा कि R15 से मैंने बोला कि RS200 को भी मैं थोड़ा कंपेयर आपको यहाँ पे करके बताऊँगा। तो जहाँ तक RS200 की बात है कि जब आप पिलियन सीट की बात करिएगा तो पिलियन सीट पे RS200 का बंदा ज़्यादा अच्छा बैठता है, लेकिन 3 चीज़ इसमें और अभी प्लस मैं करता जाता हूँ तब आपको बताता हूँ। जैसे लुक वाइज R15 RS200 नो डाउट दोनों ही अच्छी लगती है, माइलेज वाइज और परफॉर्मेंस वाइज कहीं ना कहीं RS200 आपका जो है वो विनर हो जाएगा टॉप स्पीड के मामले में। लेकिन 0 to 120 की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर आते हैं, आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। तीसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि माइलेज। अगर हम माइलेज में बात करें तो कहीं ना कहीं R15 काफ़ी आराम से 10 किलोमीटर का जो है गैप क्रिएट कर लेता है। R15 आपको 45 के आसपास का माइलेज दे देगा अगर आप नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ इसको यूज़ करिएगा तो, और वहीं पे अगर आप RS200 यूज़ करिएगा तो आपको 35 के आसपास का माइलेज देगा अगर उसके नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ आप उसको यूज़ करिएगा तो। आज के रेट में अगर बात करें तो माइलेज भी एक हमारे लिए पॉइंट बन जाता है कि आप माइलेज भी उतना अच्छा उठा लें। और मुझे क्या पता क्यों ऐसा, कभी भी जब भी मैं R15 राइड करता हूँ तो एक चीज़ मुझे हमेशा रहता है कि मैं रियर सीट पे अगर किसी को मैंने बैठा रखा है तो मैं बाइक को ज़्यादा स्पीड नहीं चला पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे रियर सीट का बंदा अनकंफर्टेबल होकर गिर सकता है। अगर कोई पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन हो, समथिंग हो, तो ये चीज़ हो सकती है। ये सेम चीज़ अगर RS200 में बात करें तो नहीं है, लेकिन माइलेज का एक इशू वहाँ पे आपको ज़रूर मिलता है, और वो क्योंकि एक 200 सीसी किस कंपनी का इंजन है वो आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आप सर्च आउट कर रहे हैं उसके बारे में तो बिल्कुल पता होगा। दूसरी चीज़ है एक स्मूथनेस जो कहीं ना कहीं आपको R15 में मिल पाती है, जो इसका रिफाइनमेंट जो आपको मिल पाता है। देखिए जैसा कि मेरा हाइट 5.6 है तो कहीं ना कहीं मैं इस बाइक को अपने आप को सीधा करने के चक्कर में इस तरह से पकड़ रहा हूँ। अगर मैं पूरा इस तरह से पकड़ता हूँ तो ये काफ़ी मुझे झुकने में मजबूर कर देती है एज अ 5.6 इंच। तो एज अ रेसिंग परफॉर्मेंस ये बाइक बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक्स बनाती है कि आप बहुत आराम से इस तरह से झुक के बाइक को बहुत ही स्पीड में जिस तरह से आप चलाना चाहें उस तरह से चला सकते हैं। लेकिन अगर सीटिंग पोस्चर की बात करें तो RS200 का इससे थोड़ा बेहतर है। बस इंजन रिफाइनमेंट के मामले में
ये RS200 से जीत जाती है। अगर इसकी बात भी करें, जैसे कि अभी 5th गियर पे हम जो भी स्पीड में चला रहे हैं समथिंग 35 40, और ये अभी देखिए 27 पे भी आ गई है। लेकिन इसमें मैंने एक खास चीज़ नोटिस किया है कि ये 23 के आने के बाद भी किसी तरह का इंजन नॉकिंग नॉइस नहीं बनाती है कि इंजन कह रही हो कि भाई गियर डाउन कर लो समथिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं RS200 जल्दी डिमांड करती है कि जब आप 5th गियर पे लो स्पीड पे चलते हैं तो वो गियर जल्दी डाउन करने का डिमांड करती है कि जल्दी से गियर डाउन कीजिए और स्पीड को मेंटेन करिए, वरना इंजन नॉकिंग साउंड क्रिएट करेगी। वो चीज़ R15 नहीं बनाती है। कुछ प्लस पॉइंट इसमें भी है, कुछ प्लस पॉइंट उसमें भी है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 6 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं, तो ये इसमें फ़ायदा होता है कि जो लोग 40-50 की स्पीड में चलाने वाले हैं, जिनका हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है और आप 40 50 60 की स्पीड में चलाते हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे राइडर्स को देखा है जो 50 प्लस का माइलेज यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। और सोचिए इतना हल्का ब्रेकिंग में भी पीछे वाला बंदे का जो पैर है वो मेरे कमर को प्रेशराइज्ड कर रहा था कि हाँ उससे रुकता है। तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि टर्न की बात करें तो टर्निंग रेडियस आपको जो इसका मिलेगा सेम टू सेम R15 का मिलेगा। ये ट्रैफिक में जो बहुत लोग आप देखते होंगे कि ट्रैफिक में लोग बहुत ज़्यादा जल्दी निकालते हैं और रश राइडर्स होते हैं, उसमें R15 के साथ अगर आपका हाइट 5.87 से ऊपर जाता है और आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा इसको कंट्रोल करते हैं। इसका सेल्फ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप इसका जो ये हैंडल बार्स हैं ये इसको स्ट्रेट और हमेशा जो है सीधा रखने में मदद करते हैं। जैसा आप बहुत अगर रेसिंग वीडियोस देखते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे कि राइडर जो है बाइक से गिर जाता है, उसके बाद भी बाइक जो है काफ़ी लंबे समय तक सेल्फ बैलेंस करके सीधा चलती जाती है, वो तुरंत नहीं गिरती है। जैसे कम्यूटर बाइक्स जो होती हैं या नेकेड बाइक्स होती है वो तुरंत गिर जाती है। तो इसमें एक सेल्फ बैलेंसिंग फीचर होता है कि जब भी आप बाइक को कर्व कीजिएगा, यानी टर्न ले रहे होंगे लेफ़्ट या राइट कहीं भी अगर आप टर्न ले रहे होंगे, तो बाइक सेल्फ बैलेंस करना शुरू कर देती है। वो इसके हैंडल पूरे स्टीयरिंग का जो इसका बनावट होता है और इसका व्हील बेस क्योंकि कम होता है, जो आगे और पीछे चक्के का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, कम्यूटर बाइक्स में मीडियम लेवल पे आता है, और जब हम क्रूजियर सेगमेंट में जाते हैं तो वो व्हील बेस हमारा बढ़ता जाता है। अब इसमें एक और ख़ासियत आपको मिल जाती है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 से 170 mm का मिल जाता है। ये मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको मिल पाता है। अगर आप मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस बोलें तो मतलब आपके वेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन 5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। तो इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये एक तरह से इस तरह की बाइक हो जाती है कि कभी कभी अगर आपने ऑफ रोड में भी इसको चलाया तो ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं देती, आप कहीं भी इसको ऑफ रोड में लेके जा सकते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग फीचर इसको ट्रैफिक में रश राइडिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप किसी भी R15 के ऑनर से पूछिएगा तो ये इसका जो मतलब पूरा बनावट है, स्ट्रक्चर है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर हम इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन में जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको लगभग 18.2 मतलब जो भी आपको इसमें PS का पावर मिल पाता है, और 13.9 पहले 14.2 तक का हमको मिल पाता था। तो वो जो आपको टॉर्क मिलता है उसके साथ आप काफ़ी अच्छा इसको कम्यूट कर सकते हैं। स्लीपर क्लच, और जो सबसे खास इसमें आपको फीचर मिलता है वो मिलता है VVA। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ और ट्रैफिक का जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा था, तो पहले मैं VVA ख़त्म कर देता हूँ। तो VVA जो कि 7000 RPM के बाद जो आपको बूस्ट देती है वही उन 200 cc बाइक्स को जो है ओवरटेक करती है। अब हम एक और बाइक को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो हमारा KTM का RC 200 हो गया। तो KTM 100 को ये ईज़िली डिफीट कर देती है, हरा देती है। अगर 0 to 100 भी देखे तो भी हरा देती है, और 0 to टॉप स्पीड देखे तो भी ये BS6 वाली KTM RC 200 को आराम से जो है बीट कर देती है। माइलेज की बात करें तो KTM का माइलेज शुरू से ही कम आता है उसकी बाइक्स में। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, आप कोई भी उसमें सामान चेंज करने जाइएगा तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई मिलता है। तो वहाँ पे ये बाइक थोड़ा पॉजिटिव व्यू में आती है और वो बाइक थोड़ा निगेटिव व्यू में चली जाती है। KTM लुक के लिए आप ले सकते हैं कि आपने एक डिफरेंट बाइक जो है ले रखी है, उस व्यू से आप KTM पे जा सकते हैं, क्योंकि R15 आज के डेट में बाइक बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। जिसको देखिएगा वो R15 यहाँ पे लेके चल रहा है रोड पे। तो कहीं ना कहीं R15 का जो मतलब सेल है
वो उन बाइक से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आप कम्यूटर में अब हम बात करें, जैसा कि मैं आपको लगातार चला रहा हूँ, कम्यूटर में कहीं ना कहीं लो हाइट वालों के लिए ये बाइक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती है। लो हाइट के लिए मैं हमेशा शुरू से प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि जिनका हाइट थोड़ा सा लो है वो MT-15 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें सेम इंजन मिलता है अगर आपको इस इंजन से प्रेम है तो। अदरवाइज़ आप दूसरा, क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं आपको झुकने के बाद, अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि 7 से 8 मिनट मैंने राइड की हो, लेकिन ये फील मुझे हमेशा आता है कि हाँ थोड़ा सा इतना झुक के चलाना लगातार इतनी देर तक थोड़ा, और अगर आपका राइड दिन भर का है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी। अदरवाइज़ आप इसको परफॉर्मेंस वाइज सिर्फ कॉलेज पर्पस से लेना चाहते हैं, परफॉर्मेंस वाइज लेना चाहते हैं, तो इस हाइट के साथ भी आराम से चल सकते हैं। मेरे हाथ पे किसी टाइप का कोई मतलब असर नहीं हो रहा है। मेरे मतलब पीछे में लग रहा है कि हाँ अब हमको सीधा हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा कोई असर नहीं है। अगर मैं इसको अगर बताऊं कि अगर डेली पर्पस पे यूज़ करना शुरू करूं तो ये बाइक कहीं ना कहीं मेरे यूज़ टू में आ जाएगी, चलो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप यूज़ करिएगा या फिर कभी कभी यूज़ करिएगा तो ये आपको वो फील देती है, क्योंकि मैं हाइट के अनुसार बता रहा हूँ, 5'5", 5'6", ओके, 5'7" हाइट से ये बाइक जो है प्रेफरेंस में आना शुरू हो जाती है। इसका एक लोअर किट आता है, अगर आप उस लोअर किट को लगाते हैं तो आप 5'6" से भी आराम से चला सकते हैं। एज अ कॉलेज पर्पस पे चलाते हैं, कॉलेज पर्पस से, तो भी आप इसको आराम से 5.5 इंच से ऊपर आप चला सकते हैं। अब हम RS200 के बारे में एक और इसमें आप बात करेंगे, वो हम बाइक को दिखाते हुए करते हैं। जैसा कि मैंने बाइक यहाँ पे खड़ा कर दिया है, अब हम एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसा कि इसमें एक बैक एंगल सेंसर होता है, अगर ये बाइक कभी गिरती है तो ये बाइक अपने आप एक तो बंद हो जाती है, वो एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है। उसके बाद हम इस बाइक का ये चीज़ दिखाते हैं कि जब आप ये बाइक खड़ी रहती है तो ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पोर्ट्स लगती है, मतलब ये बाइक पूरी रेस करने वाली है, वो फील देती है। लेकिन कहीं ना कहीं RS100 स्पोर्ट्स के साथ एक नेकेड फील देती है, तो वो एक डिफरेंस आता है। इस बाइक में जो यूनिट लिंक का ये सॉकर आपको जो मिलता है, ये मुझे खासा पसंद आता है, क्योंकि जब हम कॉर्नरिंग ले रहे होते हैं तब ये जो यूनिट लिंक वाला यूनिट है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका पैर रखने का पोजीशन बहुत अच्छा वहीं पे मिल जाता है, तो गियर शिफ्टिंग बहुत आसान है। तो इस तरह से मुझे ये बाइक वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर लगती है। तो आप के पास 5 पॉइंट्स बनते हैं जिसमें आप डिसीज़न ले सकते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको मिड रेंज टॉप स्पीड नहीं देखना है, टॉप इंड नहीं देखना है, तो आपके लिए ये बाइक बनी है। 0 to 20 अगर आपका ज़्यादा रनिंग है और उसी में आप जो है कम्यूट करना चाहते हैं तो आप ये बाइक ले सकते हैं RS200 के कंपैरिजन में। तीसरा हमारा पॉइंट बनता है कि अगर आप माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो आप यहाँ पे RS200 के बदले ये ले सकते हैं। लेकिन RS200 माइलेज अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो वहाँ पे ले सकते हैं। आपको सीटिंग जो है रियर वाला जो है पिलियन के लिए अच्छा सीट चाहिए तो आप वहाँ पे RS200 ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप मैक्सिमम 80 तक पिलियन सीट के साथ अच्छे से चला सकते हैं। उसके बाद आपका पिलियन जो है RS200 में भी घबराने लगता है। यहाँ पे राइडर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अच्छा बैलेंस करता है और पिलियन जो है कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है अपने मतलब इस तरह के रेसिंग बाइक्स पे बैठने के लिए, और ये चीज़ है। और सेल्फ बैलेंसिंग जो हैंडल का है वो RS200 से R15 का ज़्यादा बेहतर माना जाता है, मैंने गेस भी किया है। डुअल चैनल ABS और ये सब इंजन कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से पता होगा। मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग था, और लोकल में टूरिंग के लिए मतलब लोकल में अगर आप घूमना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं MT-15 और कोई ना कोई नेकेड बाइक आपको लेनी चाहिए। मैं यही प्रेफरेंस दूंगा कि हमेशा लोकल में आप ज़्यादा चलना चाहते हैं तो कोई नेकेड बाइक आप लीजिए। अदरवाइज़ आप कॉलेज पर्पस से एज अ शो ऑफ बहुत अच्छा देखने के लिए R15 बजट माइलेज ज़्यादा देने वाली एक बजट फ्रेंडली और लो मेंटेनेंस बाइक आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अभी मैं ये ब्रांड न्यू बाइक हल्के स्पीड में चला रहा था, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आप 4.6 किलोमीटर ही देख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक मैं चला के एक बार एक्सपीरियंस ले रहा था कैसा है। और फिर से जो BS6 में जैसा कि अभी आप चलाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फील आता है BS6 वाला। BS6 में माइलेज भी इंप्रूव हो गया है जैसा कि आपको पता। हाँ, हल्का सा पावर थोड़ा कम हुआ है BS4 के मुकाबले, लेकिन वो मायने नहीं रखता है क्योंकि अब आप नया बाइक लीजिएगा तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है
यही। तो यहाँ पे संतोष जी ने मुझे हेल्प किया है। तो अगर आपको R15 लेना हो फाइनेंस पे कुछ भी, तो पटना के येती यामाहा का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा संतोष जी का, आप बात कर लीजिएगा। और कोई भी बाइक जो है टेस्ट राइड अगर आप लेना चाहते हैं R15 को ख़रीदने से पहले या RS200 को, तो ज़रूर लीजिएगा और आपको फील आ जाएगा। तो टेस्ट राइड के लिए संतोष जी को कॉल कीजिएगा, आप मेरा डिफरेंस दे सकते हैं, आपको तुरंत टेस्ट राइड वहाँ पे मिलेगी और आप चला के देखिएगा, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यही थी मेरी रिव्यू। बाय बाय।